श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गई हूँ आत्मा की विलक्षण शक्तियों का शेष भाग लेकर। हमने सुना पहले भाग में कि कर्म बंधन और नए शरीर में जो आत्मा का ग्रहण होता है, आत्मा जब नए शरीर को रिसीव करती है तो किस तरह से वो कैसे उसके साथ में ट्यून करती है, वही बात समझाई जा रही है। आपस में वही डिस्कस कर चल रहा है। अब इसी कड़ी में आगे सुनते हैं। ललित, तुमने अभी मुझे समझाया ना। हाँ, वो तो ठीक है, मैं जान गया। लेकिन बुआ जी, इतना और बताइए कि ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, तो आत्म प्रदेशों में जब उसके कंपन होते हैं, आत्म प्रदेशों में जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो क्या उसी से आकर्षित होकर और सेम क्वालिटी वाले जो कर्म के वो हैं पार्टिकल्स हैं, वो उससे आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ में ट्यून हो जाते हैं? ऐसा समझाऊं मैं? ठीक है या नहीं है? हाँ 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 वैभव, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। अ, यूँ समझ लो कि जैसे स्विच ऑन करते हैं ना हम, तो स्विच ऑन करते ही जो उससे रिलेटेड जो वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एकदम फ्लो हो जाता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और जैसे वो जल्दी से स्विच ऑन करते ही जो हमारा बल्ब है, वो हमारा टीवी है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी हमारा यूनिट है, जो भी हमारा साधन है, वो अपना काम करने लग जाता है झटपट। और ऑफ करते ही, स्विच को ऑफ करेंगे, तो वो जो है वही, मतलब वही हमारा जो है यूनिट, वही वही हमारा पार्टिकल, वही वो पंखा, लाइट, जो भी कुछ है, प्रेस वगैरह, वो हमारा वो उससे ऑफ हो जाएगा। यानी ऑन और ऑफ का जो सिस्टम होता है, वो उसी में ही होगा, बाकी सारे साधनों में नहीं होगा, बाकी सारे यूनिट्स में नहीं होगा। तो इसी तरह से हाँ 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 बुआ जी, वाह बुआ जी, हाँ मेरे भी आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। हम्म, अच्छा ललित बेटा, मुझे बताओ तुमने क्या समझा? अ, मैंने मैंने ये समझा बुआ जी कि पुराने कर्मों से प्रेरित प्रेरित और प्रभावित होकर, जैसे आत्मा नए शरीर को ग्रहण कर लेती है, उससे ट्विन होके कर्म उसके साथ में वो नया शरीर बन जाता है, उसी के सेम क्वालिटी वाले कर्मों के पार्टिकल्स से। और उसी तरह से जब हमारे कर्म बंधन होता है ना, तो उस समय भी जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर उन्हीं भावों से, और वो सेम क्वालिटी के वो कर्म परमाणु हमारे साथ में आ जाते होंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो ललित। हाँ बेटा, तुमने फॉलो तो किया है। अ, अब मैं एक बात और बता दूं। बुआ जी, माफ कीजिएगा, अभी अभी मुझे एक बात सूझी है, मैं बीच में बोलने में क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, बोलो बोलो वैभव, तुम तो बहुत लेटेस्ट जानकारी लाए होंगे अपने साथ, मैं तो वो सुनना चाह रही हूँ। हाँ बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बुआ जी, मैं ये बताना चाहता था कि वहाँ पर सेमिनार में एक पेपर पढ़ा गया था, और उस पेपर में मैंने कुछ नोट करके लाया हूँ, मुझे अच्छा लगा। हाँ मैं निकालता हूँ अभी। हाँ बुआ जी, मैं एक, हाँ ये रहा, हाँ ये रहा। तो अ, ललित, सुनो सुनो ध्यान से ललित, तुम्हारा ध्यान किधर है? देखो कितनी इम्पोर्टेंट चीज लेके आया है वैभव। हाँ वैभव बेटा, बोलो तो। बुआ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम हमारी आत्मा की जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, तो उनको मेनली चार तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, चार तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको कैटेगरीज कर सकते हैं। तो वो चार तरह हैं, चार प्रकार हैं उसके। पहला है, आत्मा में हमारे फैकल्टी ऑफ फीलिंग होता है। हाँ, बिल्कुल होता है बेटे, बिल्कुल होता है। हाँ, फैकल्टी ऑफ फीलिंग, यानी कि एक ऐसा विभाग जो कि आत्मा के अंदर रहा हुआ उस शक्तियों का विभाग,
जो कि सब तरह की फीलिंग्स कराता है, सब तरह की फीलिंग्स उसके उसके कारण होती हैं। ये एक क्वालिटी है आत्मा की। हाँ ठीक है बेटा। दूसरा बोलो। बुआ जी दूसरा है फैकल्टी ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, यू मीन फैकल्टी ऑफ लाइफ फोर्सेस एंड प्रोसेस। हम्म हाँ हाँ, ऐसे ही समझ लें कि जो हमारे जीवन की जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं, उसका जो है उसको उसको शक्ति देने वाला एक जो डिपार्टमेंट है, जिसमें सारी की सारी ऐसी ऐसे गुण आत्मा के वो उसमें कैटेगराइज किए गए हैं, उसमें उसको टैग्ड किया गया गया है, एक जगह रखा गया है। हाँ, तो ये दूसरा विभाग हो गया। पहला हो गया फैकल्टी ऑफ फीलिंग। ललित समझे? जी हाँ बुआ जी, मैं सुन रहा हूँ, मुझे याद है। फैकल्टी ऑफ फीलिंग। और दूसरा बताऊँ बुआ जी? हाँ बोलो ललित। बुआ जी पहला हो गया फैकल्टी ऑफ फीलिंग, और दूसरा है आत्मा का हमारा विभाग है फैकल्टी ऑफ लाइफ फोर्स एंड प्रोसेस। हाँ ठीक है ठीक है। और तीसरा बोलो वैभव, तीसरा बोलो। देखो ललित, तीसरा विभाग है फैकल्टी ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएशन। हाँ प्यारे, बहुत जोर, बहुत बढ़िया बात है ये। फैकल्टी ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएशन। हाँ, ये विभाग तब हमारा एक्टिव होता होगा, ये इस तरह की क्वालिटीज हमारी आत्मा की तब क्रिएट होती होंगी एक्टिव, जिस समय हमारी आत्मा नए शरीर को धारण करती होगी। हाँ वेरी सही फॉलो किया तुमने। और चौथा बोलो वैभव, चौथा विभाग कौन सा है अ, आत्मा की क्षमताओं का? बुआ जी चौथा है फैकल्टी ऑफ क्वालिटी। तो ललित, बुआ जी एक बात मेरे यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि फैकल्टी ऑफ क्वालिटी को अलग क्यों रखा? ये सारी ही तो क्वालिटीज है ना। नहीं नहीं बेटा, वैभव ऐसा है कि फैकल्टी ऑफ क्वालिटी अलग रखा है क्योंकि कुछ क्वालिटेटिव मतलब गुण होते हैं आत्मा के, जो सब में अलग अलग होते हैं। अम, बुआ जी क्वालिटेटिव कौन से समझे जाए? देखो बेटा, जैसे कोई किसी के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, किसी के अंदर गुस्सा होता है, किसी के अंदर विकार ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर पावर्स ज़्यादा होती हैं, किसी के अंदर समझ लो इंटरनल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो वो जो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड जो क्वालिटीज है ना आत्मा की, वो इस डिपार्टमेंट में, इस फैकल्टी में वो रखी गई है। हाँ बुआ जी, हाँ ठीक कह रही हैं आप। ये ना मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी बात, मैं समझ नहीं पाया था इसको, और मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था। हाँ आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा हुआ बुआ जी। हाँ तो ये चार विभाग जो हैं, एक मिनट वैभव, मैं जरा सा याद कर लूँ। अरे ललित तुम नोट कर लो ना। बुआ जी नोट तो हो गया मेरे दिमाग में। यार गजब है तू भी। सुनो सुनो वैभव, मेरे से सुनो आप। आत्मा की जो इंटरनल जो है ना प्रोसेसेस हैं और कैपेसिटीज हैं, तो उनको चार तरह से मतलब डिफाइन कर सकते हैं हम। फैकल्टी ऑफ फीलिंग, सेकंड है फैकल्टी ऑफ फोर्स एंड प्रोसेस, एंड थर्ड नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएशन, राइट? एंड फोर्थ लास्ट फैकल्टी ऑफ क्वालिटी। हाँ ठीक है, सही याद रखा है तुमने, मान गए यार। आ, तो बच्चों, ये जो चारों तरह की हमारी आत्मा की फैकल्टीज है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है हमारी आत्मा की, इंटेलिजेंट बायोलॉजिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो ये चारों तरह की जो चीज़ें हैं हमारी आत्मा में, जो क्वालिटी वो है, आत्मा की जो एक खास पहचान है, तो ये चारों तरह की चीज़ें प्राणियों की बायोलॉजिक एंड फिजिकल प्रोसेस के हिसाब से आपस में जो कॉम्बिनेट होती हैं ना, एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं, समायोजित होती हैं, और चारों ही अलग अलग करनी बड़ी मुश्किल है, और इनको अलग अलग करा है, फिर भी अलग अलग समझा है, लेकिन चारों ऐसी आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ घुली मिली रहती है, मिक्सअप रहती हैं। तो इन चारों ही चीज़ों का, चारों ही तरह की आत्मा की क्षमताओं का किसी भी
जीव के लिए, किसी भी शरीर धारण करने वाले के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। उसके लाइफ सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बुआ जी, वो तो होता ही है। हाँ, तो बच्चों, मैं बताऊं तुम्हें कि हमारे साइंस के अंदर मैटर का तो बहुत बहुत स्टडी हो रहा है, लेकिन अंदर में जो ये सब कुछ आत्मा के अंदर में जो इंटरनल प्रोसेसेस है ना सोल की, तो उसको अभी डिफाइन नहीं कर पा रहे साइंटिस्ट। और क्योंकि वो प्रूफ मांगते हैं हर चीज का। और आत्मा की जो इंटरनल प्रोसेसेस है ये, हाँ बुआ जी, इनका कोई प्रूफ नहीं है। ये तो मतलब रियलाइजेशन पर है, फीलिंग पर है, कि भाई कैसे आत्मा काम करती है अंदर में। हाँ, तो ऐसी जो आत्मा की प्रोसेसेस है ना, तो बड़ा मिरेकल लगता है सब कुछ। और आत्मा कितनी कुशलता से उन शक्तियों को, कितने डिसिप्लिन तरीके से, वो सब कुछ एक आत्मा में चलता रहता है। और इस, हाँ, वेरी वेरी मैजिकली वो बुआ जी। तो साइंटिस्ट अभी इसको मतलब ठीक से इसका एक्सप्लेनेशन देने में कैपेबल नहीं हो रहे हैं ना। हाँ, यही बात है। तो जैसे इसको कुछ हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं बुआ जी। हाँ बेटे ललित, एग्जाम्पल भी मैं सोच रही हूँ इसके लिए क्या दे सकते हैं हम। जैसे कि अम, जैसे कि काफी अरसे से वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हमारे शरीर के जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो वो ये कैसे बन जाते हैं। किसी के अलग डिजाइन के, किसी का अलग डिजाइन के, किसी की आंख कैसी, किसी की आंख कैसी, और किसी का फेस की फीचर्स अलग टाइप के, सबके अलग अलग होते, डिफरेंट होते हैं ना। तो मॉर्फोजेनेटिकल फील्ड जो है ना, मॉर्फोजेनेटिकल फील्ड, बुआ जी आपको तो बहुत गहरी नॉलेज है। ये क्या होता है बुआ जी? देखो वैभव बेटा, ये अभी समझ लो 1920 के बाद जो ये समय गया है ना, यानी आपका मतलब 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग का, हाँ हाँ हाँ, यही समझो। तो उस समय ये एक नया कॉन्सेप्ट आया साइंटिस्ट के मतलब सामने, जिसको उन्होंने मॉर्फो जेनेटिकल फील्ड का नाम दिया। ये भी कोई साइंस है बुआ जी? हाँ बेटे, जेनेटिक साइंस की ही एक दूसरी ब्रांच है जेनेटिक। और बुआ जी जो जेनेटिक जो परिधि पढ़ना चाह रही है वही सब्जेक्ट ना? हाँ बेटे, वही सब्जेक्ट है ये, उसी की ब्रांचेज हैं, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज है बेटे। ओह, वेरी ब्रॉड। अच्छा, तो बुआ जी उसमें क्या बताया गया है, क्या है वो साइंस? बेटे ललित, इसमें बताया है कि हमारे जो फिजिकली हमारा जो डिजाइनिंग होता है ना अंदर का, तो उसको, उसमें जो उसका जो फील्ड है, वो हमारी जो अंदर के डिजाइनिंग वाली पावर कैपेसिटी है ना, ये वो क्या फैकल्टी है, डिजाइनिंग फैकल्टी क्रिएशन वाली, तो वो उसको, उसके अंदर वो एक्टिव होती है अलग अलग हमारे ऑर्गन्स, और अलग अलग हमारे शरीर की वो बनाने के लिए। राइट राइट, यू आर राइट बुआ जी, हाँ ठीक है। तो अ, ठीक कह रहे हैं, तभी इसीलिए सबका अलग अलग होता है फीचर्स। और सब, और और वैभव तुम्हें कुछ सुझा है क्या नया? हाँ बुआ जी, मैं सोच रहा हूँ कि किसी के जैसे लीवर है, हार्ट है, किसी को तो वीक होता है बुआ जी, और किसी का जो है अच्छा स्ट्रांग होता है। हाँ हाँ हाँ, तो सब तरह से उसकी पावर्स, उसके अंदर कैपेसिटी, उसकी डिजाइनिंग, ये सब वो फैकल्टी करती है, क्रिएशन एंड वो जो है, वो वाली फैकल्टी जो है ना हमारी डिजाइनिंग एंड क्रिएशन वाली। यस यस यस, आई सी। ललित को तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे मेरे एकदम समझ में आता जा रहा है बुआ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छी।
मैं तो बहुत घाटे में रहता अगर मैं चला जाता यहाँ से तो। मैं तो बहुत कुछ आज नया समझा, नया जाना। अच्छा, तो वैभव बेटे, आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कस को। तो ये जो है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दिया उस प्रोसेस का, जो हमारी आत्मा की जो कैपेसिटीज हैं, जो फैकल्टीज हैं। हाँ हाँ बुआ जी, अब मेरे क्लियर हो गया। हम्म, तो बुआ जी, वैज्ञानिक जो हमारे आज के हैं, वो वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ऐसा भी फील्ड होता है जिसके अंदर में ये चारों ही तरह की जो फैकल्टीज हैं, वो उसका पैटर्न रहता है। पैटर्न भी रहता है उसमें। यू मीन वैभव, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि कौन सी फैकल्टी, उसको हम मतलब किसी भी एक खास फैकल्टी को अलग से सॉर्ट भी किया जा सकता है, छांटा जा सकता है उसके स्पेशलाइजेशन के लिए? नहीं, हम तो नहीं कर सकते, बाहर का कोई इंसान नहीं कर सकता उसको, वो नेचर करती है अपने आप। और किसी भी खास फैकल्टी को पॉइंट आउट करके नेचर, और उसी तरह का पहले अंदर में वो काम जो है, वो प्रेशर है ना, वो स्टार्ट कर देती है। बड़ा कॉम्प्लेक्सिव और इंटरेस्टिंग है। तो ये जो प्रोग्रामिंग होता है ना अंदर का, वो हमारे एमिनो एसिड्स को कोड करता है। आ, सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। वैभव, अभी तुमने क्या बोला? एमिनो एसिड्स, वही ना जो डीएनए में होती हैं? हाँ 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 ललित, हाँ हाँ हाँ, स्टडी है तुम्हारी भी। हाँ, समझ गए तुम। तो वो अमीनो एसिड जो होती है ना, अ, होती तो हैं भाई वैभव, पर मुझे उसका समझ नहीं आता वो अमीनो एसिड्स क्या होती हैं। देखो भाई ललित, इतना तो मुझे भी नहीं आता, मैं अभी अभी स्टूडेंट हूँ। बुआ जी इस बात को क्लियर कर सकती हैं। बुआ जी बताइए ना, वो जो डीएनए जो होता है हमारा, उसमें अमीनो एसिड्स होती है ना, 20-22 तरह की। हाँ हाँ, आज जेनेटिक कोड में वो सब पता चल गया है, जेनेटिक साइंस में। तो वो बुआ जी बताइए, वो जो अमीनो एसिड्स है, वो क्या चीज़ है? हम्म, पूरा तो अभी साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं। बच्चों ऐसा समझ लो कि वो अमीनो एसिड जो है एक तरह का केमिकली कुछ हमारे को एक प्रूफ है। केमिकली अलग अलग तरह का उसमें सिस्टम्स हैं कि कौन सा अमीनो एसिड्स किसको कंट्रोल करता है, कौन से गुण को कंट्रोल करता है, कौन सा अमीनो एसिड जो है कौन सी आत्मा की प्रकृति को वो पॉइंट आउट करता है। इस तरह समझ ले हम। ठीक है बुआ जी, हाँ थोड़ा थोड़ा, पर पूरा तो नहीं हुआ क्लियर। खैर, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपनी बात में। तो ये जो करम बंधन होता है, तो बुआ जी करम बंधन के समय भी यही सब प्रक्रिया चलती है, यही सब प्रोसेस चलती है अंदर में? तो नहीं, करम बंधन के समय तो थोड़ा अलग टाइप का चलता है, उसमें तो ये देखा जाता है आत्मा, मतलब अंदर की जो नेचुरली जो हमारी प्रोसेस है आत्मा की, वो उसको उसको मतलब फिक्स करती है कि किस वक्त कितने और कौन से कषाय, कौन से विकार, कितनी मात्रा में, कितने हाई और लो रेंज में हमारे अंदर में उभर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कर्म बंधन, उसका टाइम, उसका अच्छा बुरा, जितना भी सारा वो इफेक्ट है, वो सारा उसमें अ, वो उसमें फिक्स हो जाता है। लेकिन जिस समय आत्मा नए शरीर को धारण करती है ना, पुराने शरीर को छोड़ के, उस वक्त भी ये सारी फैकल्टीज आत्मा की, जो अभी वैभव तुमने बताई ना, फैकल्टी ऑफ फीलिंग और फैकल्टी ऑफ वो क्रिएशन वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह, वो सारी, तो वो जो चारों फैकल्टीज है ना, वो वो एकदम एक्टिव हो जाती हैं आत्मा की। और वो अपने हिसाब से सेम, जहाँ तक हो सके मैक्सिमम ही, मैक्सिमम तरीके से जितना भी, मतलब उसे ट्यून्ड होने वाली जो बॉडी है, उसके जो कर्म है, उसमें ही वो प्रवेश करती है। बुआ जी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपने। हाँ, तो
हमारे जो आत्मा है, अ, एक बात है फिर भी बुआ जी, एक जैसा एक जैसा क्यों नहीं होता सबका? हाँ, अरे सीधी सी बात है ना ललित, एक जैसा कैसे होगा भाई? यूँ समझो कि मान लो 2 जनों ने एक एक जैसा खाना खाया, लेकिन हर एक की बॉडी की जो होती है ना, डाइजेशन पावर, मेटाबॉलिज्म, वो अलग-अलग तरीके का होता है, सबका डिफरेंट होता है। हाँ, होता है ना, होता है भाई। तो उसी तरह समझ लो ललित, कि जैसे उसी तरह से जैसे ही सबके सबके कर्म फल और सबके सुख दुख भी उसी के अकॉर्डिंग, उनकी भावना भी अलग अलग होती है सबकी, उस भावना के अकॉर्डिंग सबके कर्मों का भी वो डिसाइड हो जाता है। जैसे जिसकी जैसी भावना होगी उसके हिसाब से उसके कम ज्यादा। हाँ, ठीक है, अब आया मेरे खोपड़ी में। हम्म, बढ़िया एग्जाम्पल दिया दोस्त तुमने, सिंपल एंड टू द पॉइंट, वेरी गुड, मान गए भाई। एक बात और ललित समझ लो तुम, कि कर्म चाहे जितनी शक्ति वाले और चाहे कितने भी बेशुमार हों, लेकिन लेकिन अगर हम आत्मा की अनंत ऊर्जा को, मतलब अच्छे बेस्ट यूज की तरफ ले जाएं, तो हमारे कर्मों के डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस जीरो जल्दी बन सकता है, जल्दी हो सकता है। यू मीन बुआ जी मोक्ष? हाँ, उसी को मोक्ष मोक्ष कहा है। सारे कर्मों का, अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ, जब सारे ही कर्म का बैलेंस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है दोनों का, डेबिट और क्रेडिट का, तो आत्मा मोक्ष चली जाती है। उसके लिए कुछ होता नहीं फिर करने के लिए, क्योंकि कर्म से ही तो शरीर मिलता है ना नया। हाँ बुआ जी, ये तो है। अम, ललित, एक और बताऊं मैं तुमको बात। हाँ बताओ बताओ वैभव, वैभव बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। हम्म, देखो ललित, कर्म बंधन और कार्बन शरीर, ये जो सारे प्रोसेस है ना, ये हमारा साइंस अभी थोड़ा थोड़ा डिफाइन और एक्सप्लेन कर तो रहा है। और आत्मा जो है उसके इंटरनल सारे स्ट्रक्चर को ही बता रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये सारी बातें तो मैंने, साइंस तो मैंने नहीं पढ़ी भाई, लेकिन मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो साइकोलॉजी में भी तो थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ आया है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ललित, मेरी पूरी बात पूरी सुनो तो पहले, पहले तुम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कर्म बंधन और ये हमारी आत्मा की जो स्ट्रक्चर है, आज साइंटिस्ट इसको थोड़ा डिफाइन और एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो साइकोलॉजी में बताई, जो फिलोसफी में बताई, और जो साइंस में बताया, सब है तो चीज़ एक ही, सब वही चीज़ कह रहे हैं, और धर्मशास्त्री वही बता रहे हैं। फिर भी अलग अलग इतनी दूरियां आपस में, एक दूसरे साइंस के बीच में इतनी दूरियां, धर्म और विज्ञान में इतनी दूरियां, इसकी क्या वजह है? इतनी दूरियां तो नहीं होनी चाहिए, जब उनका कॉन्सेप्ट एक है, उनका सारा एक्सप्लेनेशन भी मिलता जुलता है, तो फिर आपस में इतने दूर दूर क्यों है? धर्म अलग है और विज्ञान अलग है, और मनोविज्ञान अलग है, और दर्शन शास्त्र अलग है, ऐसा क्यों है? बुआ जी, आप इसका कुछ समाधान देंगी? वैभव, अंतर सिर्फ शब्दों में है, बाकी मूल में अंतर नहीं है। और जो मूल उनका जो मीनिंग है ना, वो चाहे फिलॉसफी हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, और चाहे हमारे धर्मशास्त्र हो। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ बहुत आगे की भी और गहरी बात आई है, वहां तक भी साइंस नहीं पहुंचा है, सारी रिसर्चेज भी वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। पर जो सीधी और सच्ची बात जो डिसीजन के रूप में कह सकें, वो तो सबकी सेम है। पर उसको अभी आजकल का जो मेडिकल साइंस है ना, वो उसको उतना सीधा सच्चा रूप में मान नहीं रहा है। हाँ हाँ बेटे, हाँ ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो मेडिकल साइंस कहता है हमको तो एज एज इट इज प्रूफ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ चाहिए सामने के सामने। और वो आत्मा का प्रूफ कहाँ से मिले सामने? हाँ, इट्स राइट बुआ जी, क्योंकि आत्मा तो इनविजिबल है, उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। हाँ, तो आत्मा का प्रूफ कहाँ से मिलेगा? बस यही बात है बेटे, इसीलिए जो साइंस है थोड़ा सा अलग थलग पड़ जाता है।
और जैन आगम थोड़े अलग हो जाते हैं। बुआ जी, मैं सोच रहा हूँ कि साइंटिस्ट कब तक दूर भागेंगे। आखिरकार तो उनको हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो फैक्ट मानने ही पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल मानने पड़ेंगे। जैसे जब वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों में भी हमारे जैसी आत्मा है, ये जो फैक्ट है हमारे जैन धर्म के तीर्थंकरों ने तो और केवल ज्ञानी भगवंतों ने तो पहले से ही करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले से बता दिया था। और आज अभी 500 साल पहले से माना जाने लगा है सारे। अब तो सब मानते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अनडाउटेबल हो गया ये कि हाँ भाई, हाँ वनस्पति में हमारी जैसी आत्मा है, वैसी फीलिंग्स है, वैसा सब कुछ है। हाँ, तो इसी तरह आगे भी बहुत जल्दी दूसरी बातों को मानने लगेंगे। बिल्कुल मानना ही होगा, मानना ही होगा। जो सच्चाई है उसको तो देर सवेर मानना ही पड़ता है ना। हम्म, अ, वैभव, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। जी जी बुआ जी, पूछिए पूछिए। अ, मुझे बताओ वैभव कि साइंस क्या कह रहा है इस विषय में, कि जो हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि संयम जो होता है, यानी सेल्फ ट्रीटमेंट, ऐसा। हाँ, तो आज हमारा साइंस इसको मान मान तो रहा है त्याग और संयम को, रिनंसिएशन को, ध्यान को, मेडिटेशन वगैरह सबको मान रहा है आज का साइंस। और उसका इफेक्ट भी अच्छे होते हैं, ये भी मान रहे हैं। पर उसको वो किस तरह डिफाइन करता है, इसके बारे में कुछ तुम नॉलेज तो रखते हो क्या? बुआ जी, आज एक कोई कैंडिडेट थे हमारे यहाँ सेमिनार में, उन्होंने इससे रिलेटेड एक पेपर पढ़ा था, रिसर्च पेपर। वो मैंने सुना था बहुत ध्यान से, और उसमें मैंने कुछ इस तरह से समझा था बुआ जी कि हमारे अम, अंदर में जो एक सेल्फ कंट्रोल रहता है ना, उसी को हम संयम कहते हैं। और साइंस मान रहा है इस चीज़ को। हाँ बुआ जी, मान रहा है। और वो डिसिप्लिन जो हमारी अंदर की प्रोसेसेस होती हैं, अपने अंदर में चलने वाली, जो जैसे कि ये करना, ये नहीं करना, इस लिमिट तक करना, इस लिमिट तक जाना अच्छा है, इस लिमिट तक जाना अवॉइड है। तो ये जो हमारे अंदर में सब कुछ चलता है ना इंटरनली, तो उसी को अंदर में फील करके और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने लाइफ सिस्टम को बना लेना, उसी को संयम मानते हैं वैज्ञानिक। हाँ ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है वैभव कि साइंटिस्ट आज ये कह रहे हैं आत्मा की प्योरिटी और इम्प्योरिटी से उनको कुछ नहीं लेना, आत्मा की शुद्धता अशुद्धता से उसको वो नहीं मान रहे हैं। हाँ, वो साइंस कैसे मानेगा भला, उसको सवाल ही नहीं होता बुआ जी। हाँ, तो वो जो है साइंस ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आत्मा जो है ना, जो अंदर में ये सब कुछ, तो हमारे डेली एक्सपीरियंस की बातें हैं कि भाई हम अपने अंदर में कभी ये काम करना है, हमारा अंदर से कुछ खुद से ही हमें जवाब मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको नहीं करते, बस इतना ही बहुत है। ऐसी इस तरह की जो हमारे अंदर में इंस्ट्रक्शंस चलती रहती है ना, तो वो ही त्याग और संयम की हमारी फैकल्टी होती है। हाँ, आज मान रहा है, मतलब इतना तो आ गया है, साइंस कहने का मतलब है इतना तो आ गया है कि हाँ, त्याग और संयम कुछ होता है। मेडिटेशन को तो बिल्कुल फ्रीली मान रहा है, अच्छे से ओपनली मान रहा है। तो बुआ जी, हाँ ललित बोलो, तुम कुछ हैरान से लग रहे हो। मैं सोच रहा हूँ बुआ जी, आत्मा दिखती भी नहीं है, और आत्मा के अंदर इतनी सारी अमेजिंग पावर्स होती हैं, अमेजिंग पावर्स। हाँ बेटा, और बुआ जी, अगर अगर सारा संयम, जो साधु संतों का संयम होता है, एकदम अब्सोल्युटली संयम उनका होता है हर चीज का, तो उतना तो हम नहीं कर पाते। तो क्या फिर हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी आत्मा कभी प्योर बनेगी ही नहीं? अरे नहीं नहीं ललित, ऐसा नहीं है। देखो, हमारे यहाँ बताया है जैन शास्त्रों में कि अगर हम टोटली एग्जैक्टली संयम नहीं रख सके ना, सब कुछ नहीं त्याग सकें, तो हम पार्टली, यानी थोड़े तौर पर जितना हमसे हो सके, हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना हम
संयम और त्याग कर सकते हैं। अच्छा, जैन शास्त्र में बताया ये, फिर तो बड़ा सिंपल है। तो बुआ जी आप मुझे समझाना किसी दिन ये सारा। हाँ बेटा, बताया है वहाँ पर, हमारे यहाँ बताया है जैन धर्म में कि जैसे हम कोई भी चीज़ की मर्यादा रख लें। मर्यादा मीन्स यू मीन लिमिट। हाँ हाँ, लिमिट समझ लो। जैसे मान लो हमने लिमिट रख दी, आज हमें दिन भर में 3 बार से ज़्यादा मुंह खोलकर, मतलब खाने के लिए तैयार नहीं होना है, खाना नहीं है 3 बार से ज़्यादा, 3 बार हमें छूट है। और मुझे मन तो दिन भर कभी उधर से आए कुछ ज़रा सा खा लिया, उधर से आए से चलते फिरते कुछ खा लिया, तो हाँ ये हमारा संयम नहीं है, ये असंयम है। तो अगर हम लिमिट बना लें 3 बार की, 4 बार की, अ, तो इतने इतने टाइम हमको बिल्कुल चुप रहना है, शांत बैठना है। ऐसा अगर हम एक डिसीजन अपने अंदर ले लें और उस चीज़ को एक प्रतिज्ञा की तरह, संकल्प की तरह से हम अपने मन में सोच लें और हम उसी के अकॉर्डिंग चलें, तो ये हमारा संयम हो गया, पार्टली संयम हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुआ जी आप। ये हमारे जैन धर्मशास्त्रों में आया है। हाँ बेटे। अच्छा अच्छा बुआ जी, इसके बारे में और डिटेल से समझूंगा आपसे मैं। हाँ तो अच्छा बुआ जी, हाँ बोलो वैभव। अभी हमारी जो चर्चा इतनी देर से चल रही है ना, इसमें मैंने ये जाना, मैंने एक चीज महसूस करी, नोट करी, कि त्याग और सेल्फ कंट्रोल वाली जो साधना है हमारी, तो अगर हम करते हैं उस साधना को, तो हमारे आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। एक्चुअली वो तो बनेगा ही। तो उससे हमारी एज बढ़ती है, मतलब जो हमारी टोटल एज लिमिट है ना, वो बढ़ जाती है उससे। एज तो कहाँ बढ़ती होगी, कहते हैं ना जितनी उम्र पहले लिखा लेता है, पहले वो है डिसाइड हो जाती है कितनी एज होगी, तो बढ़ती कैसे है? नहीं नहीं, देखो उसमें थोड़ा सा फर्क है हमारे समझने में। ऐसा है, एज का मीनिंग है कि हमें सांसें मिलती हैं, सांसें हर एक के हिस्से में एक लिमिटेड सांसें आती हैं, और उसी को हम अपनी भाषा में उम्र कह देते हैं, आयु कह देते हैं। तो बुआ जी, जब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजना में होते हैं ना, तो हमारी सांस जल्दी जल्दी चलती है, तो यानी हमारी आयु घटती है। हाँ हाँ बेटे, हाँ ललित, तुम सही सही फॉलो कर रहे हो। तो बुआ जी इसका मतलब उत्तेजना में नहीं आना चाहिए। और मैं तो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, बड़ी जल्दी मैं तो एकदम एग्जाइटेड हो जाता हूँ। बेटे एग्जाइटमेंट भी कई तरह का होता है। देखो, एक तो एग्जाइटमेंट होता है जो कि हम किसी जिज्ञासा से, किसी अच्छी बात के लिए हम एग्जाइटेड होते हैं। उससे अलग तरह का हमारा वो होता है, इफेक्ट होता है। और एक एग्जाइटमेंट होता है जो हमारे विषय कषायों का, विकारों का होता है। हाँ, उससे उससे जो हमारा वहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड उसके लिए बनता है ना, सांसों का जो गिनती होती है, कितनी सांसें उसमें कंज्यूम हुई हैं, वो अलग तरीके का होता है। यू मीन उसी से हमारी आयु डिसाइड होती है। अच्छा, अब ध्यान रखूंगा मैं। चलो ललित, अच्छा लगा कि तुम्हें कुछ कुछ नया मिला तो सही। बहुत कुछ मिला मुझे बुआ जी, बहुत कुछ नया नया मिला मुझे आज इस बातचीत से। अच्छा, तो बेटा ललित, तुम समझ गए ना कि हमारी आयु कैसे बढ़ती है? हाँ हाँ बुआ जी। तो आयु बढ़ती बढ़ती है हमारी, जो हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं ना, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसके असर से, उसके प्रभाव से, और फिर उसके बाद में फिर आयु बढ़ती है, तो जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता, एजिंग भी रुकती है, हमारी एजिंग कंट्रोल होती है। और ये तो मुझे जरूर सीखना है बुआ जी। अच्छा ललित, अच्छा एक बात है ललित, हम दोनों मिलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब की बार हम दोनों जब घूमने जाएंगे ना, तो हम 10-10 मिनट, थोड़ी थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दोनों दोस्त मिलके। प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस वैभव। हाँ, तो ललित बेटा, एक बात बोल दूं, उसके लिए तो हमारे को अपनी प्योर प्योर फीलिंग्स रखनी होती हैं, और उपकार करने वाली, दूसरों को सुख देने वाली विशुद्ध भावनाएं, और चेतन मन में ही नहीं, अब चेतन मन में लानी होती हैं वो भावनाएं।
बुआ जी फिर आप उलझाती क्यों हो मुझे? अरे ललित, मैं बताता हूँ, देख उलझ मत भाई तू। देख ऐसा है, बुआ जी का कहने का मतलब है कि हमारा जो मन होता है ना, मन यानी माइंड, है ना। हाँ, मन के बारे में तो मैंने फिलोसफी में बहुत कुछ पढ़ा है। तो यार सुन तो ले। तो मन जो है ना हमारा, तो उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल होती हैं, मालूम है मुझे। तो ललित, वो जो लेयर्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं ना मन की, तो ऊपरी ऊपरी जो उसका होता है, सरफेस वाला, वहां तक अगर हम चेंज करना चाहें आत्मा की, अपनी बुराइयों को, आत्मा की जो धूमिल खराब वाली जो हमारी है वो, उनको हटाना चाहें, हम चेंज करना चाहें, तो उस लेवल पर तो नहीं हो पाती हैं। और जितना जितना हम डीपली जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, और वहाँ पे जो अवचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसके वहाँ पर जाके उस लेवल पर, उस स्टेज पर अगर हम शुभ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और इतना गहरा हमारा कोई संकल्प होता है अंदर तक, गहरा गहरा, उसका असर पड़ता है हमारे आत्मा के मतलब शुद्ध होने में, चेंज होने में। हम्म, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वैभव तुमने। हाँ तो, हाँ बेटे देखो सुनो, वैभव ने कितना अच्छा सही से बताया है। और हमारे जो इसमें हमारा पता है क्या क्या काम करता है, जो हमारे अंदर में होने वाली चीज़ें होती हैं, चित्त होता है, अंतःकरण होता है, भाव होते हैं, और फीलिंग्स होती हैं, संवेग होता है। संवेग, संवेग मीन्स बुआ जी, बेटे संवेग समझ लो, इमोशंस। तो भाव और इमोशंस अलग अलग होते हैं क्या? हम्म, हाँ बेटे हाँ। देखो, संकल्प अलग होता है ना, और विचार अलग होते हैं, और अनुभव अलग होता है। हाँ हाँ बुआ जी, हाँ हाँ समझ रहा हूँ। हाँ आ रहा है मेरे को, धीरे धीरे समझ आ रहा है बुआ जी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो बुआ जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, तो ये हमारा बैठते के साथ ही हो जाता है? नहीं बेटे नहीं। जब कोई मेडिटेशन में बैठता है ना, तो धीरे 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 उसकी कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। और अगर बढ़ती जाती है, तो जब वो बढ़ती हुई एकाग्रता बिल्कुल डेंसिटी हो जाती है, बिल्कुल सघन हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और फिर वहाँ हमारी आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वो चेंज चेंज है उसका, वहाँ पे वहाँ से शुरू होता है, फिर वहाँ पॉसिबल होता है। ध्यान की एकाग्रता के द्वारा ही हमारी जो इकट्ठी होती है ना एनर्जी, वो ध्यान के अंदर, उसका सही से यूज होता है उसमें। और फिर हमारी आत्मा धीरे 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 कन्वर्ट होती जाती है, इम्प्योर से प्योर बनती जाती है। वेरी वेरी गुड प्रोसेस बुआ जी, वेरी गुड प्रोसेस। बुआ जी और ललित सुनो, बुआ जी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी अभी दिमाग में आया है कि हमारी आत्मा में जो ऊर्जा का अनंत भंडार है ना, उसको हम ऐसे समझें। आज जो साइंटिस्ट ने बताया है कि एक एक हमारी जो सेल है, उसका सारा प्रोसीजर, उसका सब डिजाइनिंग करके बताया है ना, तो एक सेल कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है कि नाखून जितनी मोटाई में भी कितने सेल आ सकते हैं, इतने छोटे छोटे सेल होते हैं। तो उतना छोटा सेल में भी अपना खुद का पावर हाउस, अपनी खुद की एनर्जी, अपना खुद का फंक्शन, और सारा सेल्फ कंट्रोल, सब कुछ होता है। कितने सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, छोटे से सेल में। तो ऐसे अरबों खरबों सेल्स से तो हमारा पूरा बॉडी बना है। और जब बॉडी यानी कि एक मैटर है, वो तो पुद्गल है, उसके अंदर जब इतना सारा सब कुछ हो सकता है, तो आत्मा तो अबव द मैटर है, उससे अलग चीज है। तो आत्मा की विलक्षण शक्तियां तो कैसी होंगी, हम उसको मतलब उसका हम गैस कर ही सकते हैं, अनुमान लगा ही सकते हैं। हाँ बेटे, फिर भी इतना जरूर फिक्स है कि अगर हम अच्छी बातों में पुरुषार्थ करें ना, तो हमारा बॉडी और ब्रेन दोनों भटकने से बच जाते हैं। और और कर्म बंधन होता तो है, पर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कर्म बंधन। कम कम होता है, और अच्छा होता है, अच्छे तरह का होता है।
और हमारा जीवात्मा कार्बन शरीर से बिल्कुल फ्री हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है और हमारा जीवात्मा कार्बन शरीर से फ्री होकर बिल्कुल विशुद्ध आत्मा, प्योर निखालिस आत्मा बन जाता है। बुआ जी, मैं मानता हूँ हो सकता है ऐसा होता होगा। तो फिर उसके बाद में इस तरह का पुरुषार्थ और साधना का मार्ग हमारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों में तो बताया ही है। बुआ जी, नई बात यह है कि अब विज्ञान भी इस तरफ करवट ले रहा है, इस तरफ मोड़ ले रहा है और एक्सपेरिमेंट्स करके जो हमारे शास्त्रों में जो कुछ आया है उसको वो प्रूव कर रहा है। ठीक है वैभव, समझ आ गया। आज की हमारी ज्ञान चर्चा बहुत अच्छी रही। तो ललित, क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं तो उसका कंक्लूजन दे रहा हूँ। जो कुछ हमने इतनी देर से बात की है, तो हमने अभी तक ये डिसीजन निकाला कि सिर्फ हमें शरीर के सुख के लिए ही नहीं, अपने आत्मा को प्योर बनाने के लिए भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, और इसी मिशन को लेकर हमें अपना जीवन जीना है। हाँ बिल्कुल ठीक है ललित, यूँ समझ लो मेरे भाई कि हम बुद्धि से तो थोड़ा काम लें और दिल से ज़्यादा लें, बुद्धि को रखें दूसरे नंबर पर। देख देख भाई व्याभव, तू फिर से उलझा रहा मुझे। इतनी देर से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, अब उलझी उलझी बातें मत कर, ठीक से बता। ठीक ही तो है ललित, वैभव सही तो कह रहा है। बुद्धि तो देखो हमको स्वार्थ की तरफ ले जाती है। बुद्धि क्या कहती है? जिसमें अपना फायदा हो वो काम करो, और दूसरे की सेवा और दूसरे के बेनिफिट की बात कौन सोचता है? हार्ट सोचता है, हार्ट। इसलिए उसे प्रायोरिटी दी है, इंपॉर्टेंस दिया है कि हार्ट को पहले नंबर पे रखो और बुद्धि को दूसरे नंबर पे रखो। हाँ बुआ जी, अब हुआ क्लियर। तो बुआ जी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। आप समझाते हो ना, मुझे एकदम समझ आ जाता है। और वैभव, ललित, मैं समझाता हूँ तो नहीं आता समझ में? अरे हाँ वैभव, तू नाराज मत हो मेरे यार। देख, तू भी अच्छा समझाता है। देख मैं बताऊं ललित, ऐसे समझ ले, बिल्कुल मैं टू दी पॉइंट बात बताता हूँ। अभी तक हम आईक्यू की तरफ ध्यान देते हैं ना, अब बुद्धि के उस आईक्यू से, उस दर्जे से ऊपर उठकर हमको ईक्यू और एसक्यू में एंटर होना है। बुआ जी, आप हंस रही हो, मैंने गलत कहा क्या कुछ? नहीं वैभव बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। तुमने इतना अच्छे से डिफाइन किया उसको। अम, पर देख वैभव, तू मुझे अब तेरे को बताना पड़ेगा। एस क्यू ई क्यू क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, इसमें आई क्यू तो मैं जानता हूँ। देखो ललित, मैं समझाती हूँ बेटा। आई क्यू से तो आज सभी परिचित हो गए हैं। हाँ, तो हमारी जो आत्मा है ना, उसका जो, पहले मुझे बताओ आई क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है बुआ जी। हाँ ठीक है ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी बुद्धि का जो एक पैमाना है, उसको आईक्यू से नापा जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से ईक्यू का मतलब होता है बच्चों, इमोशनल क्वेश्चन, यानी जो हमारी भावनात्मक लेवल की जो हमारी वो होती है ना, पावर्स, भावनात्मक जो हमारी ऊर्जा है, उसका जो मापने का तरीका है उसको कहते हैं ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। और एसक्यू बुआ जी, एसक्यू क्या होता है? एसक्यू का मीनिंग है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी आध्यात्मिक, भीतर का, अंदर का जो धार्मिक होता है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ठीक तो कहा वैभव ने कि हमें आईक्यू से आगे बढ़कर हमें ईक्यू में जाना है और फिर ईक्यू से भी आगे बढ़ के एसक्यू में जाना है। हाँ हाँ हाँ, मान गया दोस्त, मान गया मान गया। तो बस बस इसी तरह से हमारी आत्मा निखरती चली जाएगी, प्योर बनती चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा विशुद्ध होती चली जाएगी। हाँ, और ललित, इससे हम अपना खुद का तो बेनिफिट करेंगे ही, हमारे खुद का तो कल्याण होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। और खुद तो हम सुखी बनेंगे और टेंशन फ्री बनेंगे, लेकिन लेकिन दूसरों को भी कुछ फायदा होगा इससे। हाँ बिल्कुल होगा। दूसरों को कैसे फायदा होगा भाई? देखो देखो, मैं बताऊं, अभी ये अपने डिस्कस किया था ना, और तुमने पढ़ा भी है फिलोसफी में। अभी तुम बता रहे थे ना
कि भाई साधु संतों के पास, अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, ऊर्जा वालों के पास बैठते हैं, तो हमारे अंदर में एक पावर्स मिलती है, हमको अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है वैभव कि जब हम प्योर बनेंगे तो हमारे जो निकट में आएंगे लोग, हमारे पास में आएंगे, बैठेंगे, हमारे संपर्क में रहेंगे, उनकी अंदर भी हमारी अच्छी क्वालिटी की वो चीज़ें जो है ना, वो उनको भी पिंच करेंगी। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ललित। अच्छा अच्छा, हाँ, आई एग्री एग्री। हम्म, क्लियर। अच्छा, तो बच्चों, ये जो हमारे अच्छे विचार बनेंगे ना, अच्छी हमारी आत्मा बनती है, तो इसमें अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है, संसार का भी कल्याण है इससे। हाँ, बुआ जी कहा है ना हमारे यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कच्चित् दुःख भाग भवेत्। हाँ भाई देखो, मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो हमें अच्छा लगता है वैसा हम सबके साथ करें, और जो हमें अच्छा नहीं लगता अपने लिए, वैसा हम दूसरों के साथ भी ना करें। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल तूने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम इतनी सी बात भी अच्छे से रियलाइज कर लें और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, तो बिल्कुल फैक्ट है कि कभी ना कभी हमारी आत्मा बहुत जल्दी इन फ्यूचर विशुद्ध बन सकती है, प्योर हो सकती है। और बच्चों, इसके साथ ही साथ आज के युग की अशांति, तनाव, टेंशन, आपस की आपाधापी, वैर भाव, भ्रष्टाचार, इन सबको दूर करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर सब लोग अच्छा अपना अपना कंट्रोल करेंगे तो संसार से बुराइयां दूर होती जाएंगी। बुआ जी देखो, मेरी मोटी बुद्धि में तो बस इतनी बात आई है कि सहनशीलता, कोऑपरेशन और आत्मा की जो हमारी अच्छी अच्छी वो कैपेसिटीज हैं, क्षमताएं हैं, उनका अगर हम सही दिशा में अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे और उसका संकल्प लेंगे, तो जरूर हमारी बद्ध आत्मा एक दिन निखालिस आत्मा बनेगी। हाँ, काम की बात पकड़ ली भाई तूने यार। अरे ललित, तूने तो इतने गूढ़े रहस्य को समझ लिया मेरे यार। रियली रियली रियली, मैं अब कह सकता हूँ कि ललित का आईक्यू अब एस के ऊपर पहुंचने को तैयार हो रहा है ना बुआ जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बुआ जी, आपने मुझे दिया वो सर्टिफिकेट। आई एम जीनियस, आई एम जीनियस। अरे बेटा, एक बात और सुन लो, चाहे कोई फिलोसफी पढ़ लो, या कोई मनोविज्ञान पढ़ लो, या कोई मेडिकल साइंस पढ़ लो, या कोई आत्मा के जानकारी के लिए अपने धर्म ग्रंथ को अध्ययन कर लो, कुछ भी पढ़ लें हम, किसी भी तरह की कोई भी ब्रांच की हम स्टडी करें, कोई भी ज्ञान हम सीखें, और अगर हम अंदर में आत्मा को समझने का एम लेते हैं, लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो फिर परिणाम तो, रिजल्ट तो शुभ आएगा ही आएगा, अच्छा आएगा ही आएगा। बुआ जी, आपका क्या ये मतलब है कि अवधि जेनेटिक्स पढ़ रही है, तो वो भी आत्मा को ही समझने के लिए पढ़ रही है? हाँ बेटा, अंदर में यही जिज्ञासा लेके आत्मा को समझने की, अपने आप को जानने की, और अगर इसी तरह का कुछ भी सच्ची प्यास लेकर अगर इंसान चलता है, तो पानी जरूर मिलता है ना उसको, कहीं से भी मिल जाता है। बुआ जी, कितनी गहरी बात कह दी आपने। मानता हूँ बुआ जी आपकी बात, बट अभी तो वही मेरी मम्मी कर रही होगी हमारी वेट। अभी तो हमारी मम्मी की बहुत इच्छा तेज बन रही होगी कब मेरे बेटे आए। और बुआ जी देखो ना, मेरे पेट में ये चूहे भी तो रेस कोर्स खेल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, भूख लगी है तुझे ललित है? हैं, तो देख सुनो वैभव, तुम भी सुनो ध्यान से। अब मैं बीच में गई थी ना, मैं भाभी को रिंग करने लगी थी, भाभी जी को, और मैंने उनसे कह दिया था कि आज इंतजार ना करें, वेट ना करें तुम दोनों की, क्योंकि तुम दोनों आज मेरे साथ ही यहीं लंच ले रहे हो। लेकिन बुआ जी, अ, आपको हम क्यों तकलीफ दें बुआ जी? आप, हाँ हाँ, वैभव ठीक कह रहा है, आपको तो किचन में नहीं चलता ना यहाँ पे। हाँ बेटा, दरअसल आज हमारे सीनियर ग्रुप की फेयरवेल पार्टी है ना यहाँ,
तो मैं इनवाइट हूँ और मेरे साथ तुम मेरे गेस्ट हो, तुम भी इनवाइट हो। कह दिया है मेरे से प्रिंसिपल साहब ने, मैनेजर साहब ने, यहाँ बच्चों को भी लाना। तो तुम दोनों इनवाइटेड हो ही। हम्म, अरे यार वैभव, देखा क्या किस्मत लेके आए अपन। अपन तो एवर लकी पर्सन है। देख लो देख लो। अब याद रखना वैभव। आई एम एवर लकी। अरे तू अकेला थोड़ी है एवर लकी। आई एम ऑल्सो एवर लकी। अच्छा बच्चों। अच्छा फिर वैभव, तो अब की बार जब तुम सेमिनार में आओ ना, तो मुझसे ज़रूर मिलकर जाना और नई नई जानकारी मेरे साथ शेयर करके जाना। हाँ बुआ जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मैं अब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे क्लियर नहीं हुई थी सेमिनार में जाने के बाद भी, वो आपके पास डिस्कस करके सारी मेरी क्लियर हो गई। बच्चों, हमारी आत्मा में अनंत अनंत विलक्षण शक्तियाँ हैं, और अभी तक तो हमारे साइंटिस्ट इतनी स्टडी कर रहे हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और शायद बहुत जल्दी पहुँच भी नहीं पाएंगे। बड़ा गहरा है वो सब कुछ तो। लेकिन जैन शास्त्रों में सारा कुछ बताया रखा है, बहुत गहराई से बताया हुआ है, और साइंस तो अभी उतना दूर है, बहुत दूर है उससे। तो बच्चों, हमें आत्मा की उन शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए, और अपनी आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बनाने का दिन पर दिन लक्ष्य लेकर चलना है। अपने हर काम को हमें डिसिप्लिन से, समझदारी से करते हुए, और अपने आत्मा की पावर्स को अच्छी दिशा में लगाते चले जाना है। हाँ बुआ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए इसके लिए। बच्चों, मेरा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आओ चलो, अब खाना खाने चलते हैं। जी बुआ जी, चलो। बंधुओं, आपने सुना बातों बातों में आत्मा की गहराई तक कहाँ तक हम डूब गए, और हमें ये भी याद नहीं रहा कि कितना समय हो चुका है हमारा आपका ये डिस्कस चलते हुए। तो बंधुओं, अब आत्मा की शक्तियों को हम बहुत कुछ जान गए हैं, समझ गए हैं। अब आज का साइंस हमें और ज़्यादा अंधेरे में नहीं रख रहा है। दिन पर दिन नई नई बातें, नया नया हमारे सामने प्रूफ होता जा रहा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा। और आज साइंटिस्ट उसके अपने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के नए नए लेटेस्ट यंत्रों के द्वारा उसको प्रूव करने में लगे हैं। तो हम अपनी आत्मा की शक्तियों को रियलाइज करें, और अपने अंदर में इतना फील करें कि हम अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हैं। थोड़ी सी बात में जो हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, धीरज खो देते हैं, दिनहीन बन जाते हैं, वैसा ना करें। हम ये समझें कि हम शक्तिशाली आत्मा हैं, और हमारे अंदर बहुत पावर है। ऐसा सोचते हुए अपने जीवन को गुजारेंगे, और अपने सब कामों को हिम्मत से करेंगे, तो ज़रूर 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 हम अपने लाइफ में सक्सेस सक्सेस की सीढ़ियाँ पार करते हुए बहुत ऊंचे आगे बढ़ेंगे। इसी शुभ भावनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ बंधुओं। आज इतना ही, और उसके बाद फिर नया कोई आर्टिकल लेकर, नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने बहुत जल्दी आती हूँ। फिर हम सब साथ मिलकर बैठेंगे। अभी संबोधि श्री जी को आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।